तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज बैकग्राउंड टू सप्लाई का पार्ट 1 यानी कि इसकी क्लास 1। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? देखो, प्रोडक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों की वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर प्रोडक्शन है क्या? तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने दे रखी है कि प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि जिस प्रोसेस से हम इनपुट्स को आउटपुट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इनपुट एंड आउटपुट है क्या? तो पहले बात करते हैं इनपुट की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनको एक प्रोड्यूसर बाय करके प्रोडक्शन करता है ना, उनको हम इनपुट कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले वो फैक्टर्स जिनको एक प्रोड्यूसर बाय करता है और उसके बेस पे उसको यूज करके प्रोडक्शन करता है, उनको हम इनपुट कहते हैं। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्रोडक्शन किया गया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्रोडक्शन किया गया है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन टर्म का ना एक वाइडर मीनिंग है, जिसका मतलब है क्रिएशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, क्रिएशन ऑफ वैल्यू। वैल्यू दो तरह की हो सकती है। वैल्यू जो है एक्सचेंज वैल्यू भी हो सकती है और यूज वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू मतलब तुमने खरीदा, यूज किया, उसके बाद उसको तुम्हारे बेच कर तुम्हारा दोबारा भी उसके पैसे मिल गए। बट यूज वैल्यू होता है कि तुम्हारे ही काम आएगी, तुमने जो यूज कर लिया अब उसको बेच के आप ले नहीं सकते। जैसे मान लो अगर आपने कुछ डोमिनोज का पिज्जा लिया है, तो आपने पिज्जा खा लिया, खत्म वो बात। ठीक है, अब उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी को थोड़ा टाइम इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको आपने वापस बेच भी सकते हैं, तो वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू हो गई। ठीक है। सो प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जो यूटिलिटी एंड वैल्यू को क्रिएट करती है। तो प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी हो गई जो कि एक वैल्यू क्रिएट कर रही है, वो चाहे एक्सचेंज वैल्यू हो, चाहे वो यूज वैल्यू हो। तो अब आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो ये तो मालूम चल गया कि हमने बोला कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनको इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, उसको हम इनपुट कहते हैं। तो फैक्टर प्रोडक्शन जो बात कर रहे थे वो थे क्या आखिर? देखो, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना, दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको हम कहते हैं फैक्टर प्रोडक्शन। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इनपुट की क्वांटिटी और एफिशिएंसी दोनों पर डिपेंड करता है। तो जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है ना, कि कितना आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, एक तो कितने इनपुट यूज कर रहे हैं और वो कितने एफिशिएंट हैं। यहां पर एफिशिएंसी से मेरा मतलब वो इनपुट कितने अच्छे से प्रोडक्शन प्रोसेस में एम्प्लॉयड है। वो इनपुट कितने अच्छे तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में एम्प्लॉयड है, मतलब कितने अच्छे से वो काम कर रहा है। देखो, जैसे मान लो हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, हमें उसके लिए सपोज 2 स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। हमें एक प्रोडक्ट बनाना है जिसके लिए हमें 2 स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। हम गए, हमने देखा यार एक स्किल्ड ले आए, एक अनस्किल्ड लगा देते हैं। ठीक है, हमें 2 स्किल्ड मिले नहीं, हमने बोला एक स्किल्ड ले लेते हैं, एक अनस्किल्ड था लगा लेते हैं। तो अनस्किल्ड तो उस प्रोसेस में सिर्फ काउंट ही पूरा कर रहा है कि 2 चाहिए थे, हमने 2 लगा दिए। प्रोडक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन या तो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, मतलब या तो होगा ही नहीं, या अगर होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, हमें काउंट पूरा करना था। जैसे मान लो कई बार होता है ना कि हमें बोला होता है कि किसी जगह पर हमें काम करवाना होता है, बोलते हैं कम से कम 2 आदमी लगाना, नहीं तो मत भेजना बंदा। हमारे पास एक बंदा था, हमने एक रास्ते से पकड़ा, उसको बोला ठीक है, उसको आता नहीं है, वो सिर्फ सामान पकड़ाने का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। तो ऐसे लोगों को जो है वो सिर्फ काउंट पूरा कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन जो होगा नेग्लिजिबल होगा। सो इट मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वाला एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? देखो, ये थ्योरी ना हमें ये बताती है कि गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक प्रोड्यूसर डिफरेंट इनपुट्स को एफिशिएंट वे में कंबाइंड करके डेफिनेट अमाउंट ऑफ आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करता है। मैं दोबारा बोलता हूं, आपको टेक्नोलॉजी गिवन है, डिफरेंट इनपुट्स आपके पास प्रोड्यूसर के पास हैं, उनको कंबाइन करके एक एफिशिएंट वे में जब हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं
तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पर एक हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, इनपुट और आउटपुट, इनपुट के ऊपर आउटपुट डिपेंडेंट है। इनपुट एंड आउटपुट के बीच की जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। सो प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है कि एक सेलेक्टेड गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट से मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है, या एक गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कितने आउटपुट इनपुट रिक्वायर्ड होंगे। दो बातें हो सकती है ना, या तो ये हो सकता है कि तुम्हारे पास इनपुट पता है, अब तुम्हारा टारगेट है इससे मैक्सिमम कितना आउटपुट बनाए। दूसरा आपके पास ये हो सकता है कि इतना आउटपुट बनाना है, उसके लिए मिनिमम कितने इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे। देखो ना, प्रॉफिट तभी आपका मैक्सिमम हो सकता है जब आप मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करो, या आउटपुट अगर आपको उतना प्रोड्यूस करना ही है तो वो मिनिमम आप कितने में प्रोड्यूस करवा सकते हो, तभी आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सो जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो ना कुछ इस तरह से होता है, QX is a function of labor, capital, state of technology up to n, where Q is the output, Q is the output। और आउटपुट क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब बाकी सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा आउटपुट। L क्या है? L इज द लेबर, K इज द कैपिटल। K को हम C, मतलब कैपिटल को हम C से डिनोट नहीं करें, K से डिनोट करते हैं, बिकॉज C हम ना आगे आने वाले टाइम में कॉस्ट को लेने वाले हैं। T इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, T इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और N जो है हमारा क्या है? अदर इनपुट्स जो भी हमारे इस्तेमाल होने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनपुट्स होंगे जिनके बारे में हमें, देखो वाइडली यूज तो ये होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल हो रही होती है, हमें नजर नहीं आ रही होती, मतलब हम उसको जब यूज करना शुरू करें तो मालूम चलता है कि ये भी हमारा इनपुट है। सो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। यानी इनमें चेंज करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारा आउटपुट में चेंज आएगा, यानी कि आउटपुट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और इनपुट हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलिए, प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना दो तरह के हो सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो शॉर्ट रन क्या होता है? यहां शॉर्ट रन से हमारा मतलब है ऐसा टाइम पीरियड जिसमें फर्म सारे इनपुट्स की क्वांटिटी को वेरी नहीं कर सकती, जिसमें फर्म सारे के सारे जो इनपुट्स हैं ना उनकी क्वांटिटी को वेरी नहीं कर सकती। जहां पर कि लॉन्ग रन से मतलब है जिसमें फर्म कैन वेरी क्वांटिटीज ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर डिफरेंट स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन को स्विच कर सकती है। यानी कि सारे के सारे इनपुट जो होते हैं वो लॉन्ग रन में वेरिएबल होते हैं। अब बात आती है, मैंने बोला कि डिफरेंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन में स्विच कर सकती है, तो स्केल से हमारा क्या मतलब है? स्केल से मतलब है पूरे प्रोडक्शन, जो पूरा आउटपुट है या पूरा प्रोडक्शन है उसको डबल कर देना, ट्रिपल कर देना, हाफ कर देना। मतलब स्केल को आधा भी किया जा सकता है, स्केल को डबल ट्रिपल भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। सो लॉन्ग रन के अंदर हम बोलते हैं कि सारे के सारे जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं वेरी कर सकते हैं, यानी कुछ भी आप नया ले सकते हो। शॉर्ट रन उसको बोलते हैं जिसमें सारे के सारे जो इनपुट्स होते हैं वो वेरी नहीं करते, कोई एटलीस्ट एक इनपुट ऐसा होगा जिसको कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेशन में ना हमारे पास दो थ्योरीज हैं। पहली होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये हमारी जो थ्योरी है ना शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए है। ये शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को एनालाइज करने के लिए है। एंड नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये हमारा लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन को हमने एनालाइज करना है उसके लिए होती है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज, मतलब पहले शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है। चलिए, तो शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन,
अगर किसी फर्म को अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, अगर किसी फर्म को अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो ज्यादा इनपुट्स को एक्वायर करने में टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जनरेटर अवेलेबल है, जितना टाइम इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, मतलब वैसे तो आप सीधा सीधा लाइट चालू रखो, प्रोडक्शन चलती रहेगी, बट मान लो कि गवर्नमेंट ने आपको लिमिट दे रखी है जी आप 8 घंटे से ज्यादा हम आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। जैसे कई ऐसी सिटीज हैं इंडिया में आज भी जिसमें गिनती के 4 या 6 घंटे के लिए लाइट आती है और उसी में आपको जो है सारा अरेंज करो, उसी में इन्वर्टर चार्ज करो, जो मर्जी मतलब करो। तो इलेक्ट्रिसिटी की लिमिटेड अगर क्वांटिटी अवेलेबल है, वैसे तो एक स्विच ऑन करो आपका मशीन चल जाएगी, बट अगर मान लो लिमिटेड टाइम के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो जनरेटर आपके पास अवेलेबल है, तो जितने टाइम इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है जनरेटर में डीजल डालो, चला लो। ठीक है, बट अगर ज्यादा मशीन्स की जरूरत है, अगर ज्यादा मशीन्स की जरूरत है तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ जी बटन दबाया मशीन लग जाएगी, पेट्रोल पंप से डीजल लेके आए और मशीन चालू। अरे मशीन तो वही चालू होगी ना जो तुम्हारे पास होगी। अगर ज्यादा मशीन्स की जरूरत है तो आपको लगाने में उसको टाइम तो लगेगा ही। और मान लो मशीन लेने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में मशीन आ जाएगी आपकी, बट अगर मशीन लगाने की जगह ही नहीं है तो एक बड़ी या नई फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, तो उसमें तो आपको और भी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो अगर फर्म अपनी प्रोडक्शन को जल्दी इंक्रीज करना चाहती है तो क्या करे? वो रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज कर सकती है, फ्यूल ज्यादा यूज कर सकती है, लेबर को ज्यादा ओवर टाइम वेजेस ऑफर करके लेबर की क्वांटिटी भी बढ़ाई जा सकती है, या एडिशनल लेबर भी इंप्लॉय की जा सकती है। ठीक है, जैसे 8 घंटे की शिफ्ट थी, अगर मान लो आपको 25% की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो 8 घंटे की जगह 10 घंटे लेबर को 2 घंटे ओवर टाइम दे दो, उनको बोलो 2 घंटे काम करो, हम आपको 3 घंटे के पैसे देंगे, खुशी खुशी काम करेंगे वो। ठीक है, बट अगर आपको 16 घंटे की प्रोडक्शन है तो एक बंदे को से आप 16 घंटे तो काम नहीं करवा सकते। आपने 8 घंटे की पहली एक शिफ्ट रख ली, फिर उसके बाद 1 घंटे के गैप के बाद हो सकता है 8 घंटे की दूसरी शिफ्ट, जैसे नाइट शिफ्ट वगैरह लगानी शुरू कर दी। सो आप एडिशनल लेबर भी इंप्लॉय कर सकते हैं, बट अगर मशीनरी और बिल्डिंग की जरूरत आ जाती है तो आपको नहीं आप कर सकते, उसके लिए तो आपको जो है उसी से ही आपको काम चलाना होगा। ठीक है, तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर्स की। ठीक है, तो हम यहां जो बात कर रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स की। अब वेरिएबल फैक्टर या फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, पहले बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर की कर लेते हैं। देखो, वेरिएबल फैक्टर इज जिसको एक गिवन टाइम पीरियड में चेंज किया जा सकता है, यानी कि जैसे इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, आपने अपने सप्लायर को बोला कि भैया अभी तुम 10,000 केजी दे रहे हो, हमें 11,000 केजी चाहिए या 12,000 केजी, हमें 20% प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो आपने 2,000 केजी आपने एडिशनल उसके लिए मंगवा लिया। लेबर आपको 2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, आपने ओवर टाइम लगवाना शुरू कर दिया, यानी कि गिवन टाइम पीरियड में जिसको आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, एंड फिक्स फैक्टर एक ऐसा इनपुट जिसको गिवन टाइम पीरियड में इंक्रीज नहीं किया जा सकता, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि एक दिन के अंदर हाँ जी एक और फैक्ट्री हमने साथ में ही लगा ली है। सो वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर के बीच का डिफरेंस ही जो है ना, हमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में डिफरेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड हुआ जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एंड आउटपुट बढ़ाने के लिए हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कॉफी शॉप है, ठीक है, जैसे एक कॉफी बार बोलते हैं, यहां पर हम कॉफी शॉप बोलते हैं क्योंकि बार यहां पर थोड़ा सा अलग मीनिंग समझ लिया जाता है। तो जैसे मान लो एक कॉफी बार है, उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, अगर वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो कैसे कमाएं? अगर वो अपने एग्जिस्टिंग शॉप में ज्यादा कस्टमर सर्व करें तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मान लो कस्टमर के बैठने की जगह तो है, दूध और कॉफी की क्वांटिटी परचेज करने में तो दिक्कत है नहीं, स्टाफ भी और आ जाएगा। अगर एक्स्ट्रा मशीन लगाने की जगह हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मशीन लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है, 2 फीट बाय 4 फीट के आसपास जगह चाहिए होता है, अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मशीन लगाने की जगह भी हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट शॉर्ट रन में अगर वो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहें कि यहां पर जहां हमारे पास
20 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, हम इसको 50 करना चाहते हैं, 40 करना चाहते हैं, तो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि वो शॉर्ट रन में सीटिंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए तो उनको बड़ी जगह लेनी पड़ेगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा क्रिएट करना होगा, एंड इट विल टेक टाइम। ये नहीं होगा अगले दिन ही जो है नई जगह मिल जाएगी। तो लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सारे इनपुट्स चेंज हो सकते हैं। फर्म नए प्लांट एंड इक्विपमेंट लगा सकती है, नई फैक्ट्री बिल्डिंग बना सकती है, एक कॉफी बार एक नया आउटलेट खोल सकती है, उसको बंद करके एक बड़ा आउटलेट खोल सकते हैं कि चलो बड़ा बनाना शुरू कर दिया, फिर हम एक ही रखना चाहते हैं, उस एरिया के अंदर एक ही रखना चाहते हैं, तो बड़ी जगह ले ली हमने, और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा तो हम अपना छोटे वाला जो है प्रोडक्शन वो बार है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो अब जो लॉन्ग रन या शॉर्ट रन की लेंथ है, भाई लॉन्ग रन कितना होता है, लॉन्ग रन का टाइम पीरियड कितना होता है, शॉर्ट रन का टाइम पीरियड कितना होता है। अब लॉन्ग रन या शॉर्ट रन की लेंथ कितनी होती है, ये फर्म टू फर्म एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। ठीक है, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि हाँ जी एक साल से छोटे टाइम पीरियड को शॉर्ट रन मानना है, एक साल से बड़े को लॉन्ग रन मानना है, ऐसा नहीं है। सो इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। देखो, अगर एक मैन्युफैक्चरर को नई मशीन लगाने में 1 साल लगता है तो अप टू 1 ईयर के टाइम को हम शॉर्ट रन मान लेंगे, और 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड को हम लॉन्ग रन मान लेंगे। ठीक है, हमारे लिए ये हो गया सीधा, भाई 1 साल के अंदर मशीनरी या फैक्ट्री लगा लेगा तो हम मान लेंगे 1 साल से कम जो है शॉर्ट रन है और 1 साल से बड़ा जो है लॉन्ग रन है। बट यही अगर मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको नई फैक्ट्री लगानी है और पूरी असेंबली लाइन स्टार्ट होने में 2 साल लग जाते हैं, तो इसके केस में हम कहेंगे जी अप टू 2 ईयर के टाइम पीरियड को हम शॉर्ट रन मान लेंगे और मोर देन 2 ईयर के पीरियड को हम लॉन्ग रन कह देंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं शॉर्ट रन को एनालाइज करते हैं। तो उसके लिए जो लॉ है हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का प्रपोर्शन इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन इनिशियली तो मोर देन प्रपोर्शनेटली इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि एक गिवन फिक्स फैक्टर है, उसके ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते रहे तो इनिशियली तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है जितना जिस प्रपोर्शन से हम इनपुट बढ़ा रहे हैं ना, प्रोडक्शन उससे ज्यादा रेट पे प्रपोर्शन से इंक्रीज हो रही होती है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं, इसको ना वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, वो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। उन्होंने ना इस लॉ को डिराइव करने के लिए क्या किया, एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड लिया, जैसे मान लो 1 एकड़ का हमने एक फार्म लैंड लिया, उस पर यूनिट ऑफ लेबर पहले 1 लगाई, पहले कुछ नहीं था, खाली पड़ा था, 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, इस तरह से लेबर को बढ़ाते चले गए। ठीक है, यानी कि यूनिट्स ऑफ लेबर को उन्होंने इंक्रीज करना शुरू किया और ये ऑब्जर्व किया, वैसे उन्होंने सोचा कि यही चीज ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं ना, सेम प्रपोर्शन, लेबर तो हम 1 से डबल किया, लेबर को हमने 1 से 2 किया तो डबल हो गया, प्रोडक्शन जो थी डबल से भी ज्यादा बढ़ गई। 2 से 3 किया यानी 50% हमने अपना, पहले 2 थे अब हमने 3 कर दिए, 2 से 3 किया तो 50% हमने इनपुट बढ़ाया, आउटपुट 50% से भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, हो सकता है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ा रहे थे ना, तो इनिशियली तो प्रोडक्शन मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ रहा था, बट बाद में जो है वो उसके बाद गिरना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये लॉ जो है सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ ही एसोसिएटेड, वैसे मतलब ये उन्होंने सोचा था कि ये लॉ सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ ही एसोसिएटेड है, पर ये ना एक जनरल प्रिंसिपल है जिसको किसी भी प्रोडक्शन ऑपरेशन में अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉ आउटपुट पर फैक्टर प्रपोर्शन के वेरिएशन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। आउटपुट पर फैक्टर प्रपोर्शन में जो हम प्रपोर्शन का मतलब होता है कि पहले 1 लेबर 1 कैपिटल, यानी कि 1:1 का था, 1 लेबर सॉरी एक लैंड 1 लेबर, 1:1 का प्रपोर्शन था। अब यानी कि 1/2 था।
फिर हमने एक लैंड पे 2 लेबर लगा दिए, यानी कि 1:2 की रेशियो में हो गया। सो ये जो लॉ है ना, आउटपुट पर फैक्टर प्रपोर्शन के वेरिएशन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। यानी कि एक फैक्टर में हम चेंज करते हैं और दूसरे फैक्टर को हम फिक्स रखते हैं, तो जो फिक्स और वेरिएबल फैक्टर के बीच का जो प्रपोर्शन चेंज हो रहा है ना, ठीक है, इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, यानी फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का जो प्रपोर्शन है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, इसलिए हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस लॉ को समझने के लिए ना हम इसमें जो यूज होने वाली थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा सा ना समझ लेते हैं। पहली टर्म आती है टोटल TPP, इसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट यानी कि गिवन क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल से हमें कितना आउटपुट मिलता है, जो टोटल आउटपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल मतलब जिसको हम उठा सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है APP, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट या हम इसको कह सकते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। इट इज द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। यानी कि अगर मुझे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर चाहिए तो मुझे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जितना भी है ना उसको यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाएगा। अगर मुझे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल चाहिए तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जितना भी है उसको यूनिट्स ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखो, इफ द इंक्रीज मतलब जैसे ही हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं, इट इज द इंक्रीज इन टोटल आउटपुट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ए यूनिट इंक्रीज इन द इनपुट। यानी कि एक इनपुट को आप बढ़ाते हो तो उससे जो टोटल आउटपुट में इंक्रीज आता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ये दोनों का हो सकता है। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी हो सकता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। अगर मैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात करता हूं, तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो गया हमारा टोटल चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। डेल्टा इज नोटेड फॉर चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट with respect to change in 1 unit of labor। यानी लेबर में चेंज करने से टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है। ठीक है, सो अगर मैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल चाहूं तो चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन कैपिटल हो जाएगा। बेसिकली जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स क्या था और उसमें से जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ n-1 यूनिट्स था वो क्या था, दोनों का जो डिफरेंस है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि n यूनिट्स तक का हमारा टोटल आउटपुट कितना था। ठीक है, अब देखा कि nth यूनिट जब हमने नहीं लगाई थी तो उससे पहले हमारा कितना था, यानी n-1 यूनिट्स ऑफ इनपुट लगाने से हमारा आउटपुट कितना था और nth यूनिट लगाने के बाद आउटपुट कितना और जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज अ चेंज। तो उसी चेंज को हम कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो अगर मैं कहूं जी प्रोडक्शन फंक्शन Q इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है, मैंने बहुत सारे बताए थे आपको, था लेबर, कैपिटल, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एन, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताए थे। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मान रहे हैं कि देयर आर ओनली 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल। सो अगर मुझे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर चाहिए तो दैट इज चेंज इन टोटल आउटपुट with respect to change in labor। change in total output, change के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं। यहां मैंने पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए लिया है बिकॉज when I am changing the labor I am keeping the capital as constant, फिक्स रख रहा हूं मैं। ठीक है, so change in total output with respect to change in 1 unit of labor
कीपिंग यूनिट ऑफ कैपिटल यानी कि के एज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया बिकॉज हम एल के अलावा सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। जो भी हैं, जैसे एल के अलावा जो भी वेरिएबल हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, यानी कि के हमारे लिए कांस्टेंट है। इसके अलावा कुछ भी, एल के अलावा हर जो आपको कांस्टेंट, हर टर्म जो दे रखी है वो कांस्टेंट है। इसी तरह अगर मान लो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालना होता तो दैट इज चेंज इन टोटल आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ कैपिटल हो जाता हो। एक इस टेबल को ऑब्जर्व करो जरा, देखो हमें ये वीट प्रोडक्शन पर ईयर फ्रॉम ए पर्टिकुलर फॉर्म दे रखी है। हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ लेबर, एक फॉर्म की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। जब कोई लेबर नहीं थी तो हमारा आउटपुट भी नहीं था, क्योंकि भूत तो आके हमारे लिए प्रोडक्शन करेंगे नहीं। फिर 1 यूनिट हमने लेबर की लगाई तो हमारा आउटपुट 3 यूनिट हो गया, यानी कि एक बंदे ने 3 यूनिट का आपका एक्स्ट्रा काम किया। एक आपने और बंदा लगाया, अब प्रोडक्शन 10 हो गई, यानी 3 से 6 नहीं हुई, 3 से 10 हो गई। अब आपने 2 से 3 कर दिए, लेबर एक एक्स्ट्रा लगाई है बट आउटपुट आपका 14 यूनिट एक्स्ट्रा बन गया। ऐसे ही आपने 4 लगाई, 12, यानी कि अब कम हो गया। फिर एक और लगाई, अब आपकी 4 यूनिट सिर्फ बढ़ी है। आपने एक और लगाई, अब आपकी सिर्फ 2 बढ़ी हैं। एक और लगाई, आपका कोई चेंज नहीं आया, और एक और लगाई तो कम ही हो गया। ठीक है, अगर मैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूं, अगर मैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूं, जो कि किसके बराबर होता है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट होता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 3, 10 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 24 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही 42 डिवाइडेड बाय 6, 42 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर। ठीक है, 0 से 1 किया, 0 से 3 हो गया तो 3 आ गया। 1 से 2 किया, 3 से 10 हो गया, यानी कि 7 यूनिट। ये ध्यान रखना कि ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूं ना, मैं 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं किया, ये मैं 0 और 1 के बीच में प्लॉट कर रहा हूं। 0 और 1 के बीच में 3 है, 1 और 2 के बीच में 7 है, 2 और 3 के बीच में 14 है। ठीक है, यानी कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 प्रोडक्शन करने में जो प्रोडक्शन में चेंज आया, टोटल आउटपुट में चेंज आया, वो कितना आया है, वो हम उसके बीच में जो है प्लॉट करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करता हूं तो देखो इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह से बनेगा। आप देखो कि यहां मैंने टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट प्लॉट किया है। इस ग्राफ में मैंने एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट प्लॉट किया है। 0 से 1, 0 से 1 होने पर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट 3 हो गया था, चलिए 3 हो गया। 1 से 2 करने पर 10 हो गया, 1 से 2 करने पर 10 हो गया। 2 से 3 करने पर, 2 से 3 होने पर 24 हो गया, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट 24 हो गया। 2 से 3 किया, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हमारा 24 आ गया। ऐसे ही 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, सब के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को प्लॉट करते, पहले एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट में मैंने किया, 0 पे तो प्लॉट हुआ ही नहीं, क्योंकि 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो वहां पर ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर आंसर इनफाइनाइट आ जाता है। ऐसे ही 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 था, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 3 देखा, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 हो गया। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 था, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 हो गया। तो इस तरह से हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट किया, तो हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इस तरह से बन गया। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को हम इनके बीच में प्लॉट करेंगे। ठीक है, जैसे 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 3 था, चलिए 3 हो गया प्लॉट। 1 और 2 के बीच में यानी कि 1.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 था, ये हमने 7 प्लॉट कर लिया। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में 14 था,
ये हमारा 14 प्लॉट हो गया। ऐसे ही डिफरेंट पॉइंट्स को लेके मैंने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी प्लॉट कर लिया। चलिए प्लॉट तो ये हो गए, ठीक है, प्लॉट तो ये हमने कर लिया। अब बात करते हैं कि ये जो हमने प्लॉट किया है इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मालूम चलता है। तो जैसे टेबल में हमने देखा था कि नंबर ऑफ कॉलम वाला जो था, जैसे ये वाला जो था हमारा, ये हमें बता रहा था नंबर ऑफ वर्कर्स वाला, ये बता रहा है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड के ऊपर अगर हम नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाते जा रहे हैं तो टोटल वेट ऑफ आउटपुट कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो पॉइंट ए क्या था? पॉइंट ए था कि जब कोई काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन नील ही होगा। जैसे ही पहला वर्कर लगाया आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाए, 1 से 2 होने पर आउटपुट पहले से ज्यादा बढ़ता है, पर इतना नहीं क्योंकि वर्कर फार्म पर ज्यादा स्प्रेड हैं। ठीक है, जैसे ही वर्कर ऐड करते हैं ना तो मिलकर वो काम करना शुरू कर देते हैं। स्पेशलिस्ट जॉब होनी शुरू होती है, यानी कि जो ज्यादा अच्छे से कोई काम कर सकता है वो वही कर रहा होता है, यानी लैंड को वो अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, टेबल में थर्ड वर्कर की अगर हम बात करते हैं, तीसरे वर्कर को जैसे ही हमने लगाया तो थर्ड वर्कर यानी पॉइंट बी की अगर हम बात करें 2 से 3 जाने पर आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ा, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के अगर ग्राफ को देखें तो टीपीपी जो है वो बी पॉइंट तक क्या हो रहा है, टीपीपी हमारा बी पॉइंट तक जो है स्टीप होता जा रहा है ये। ठीक है, सो बी पॉइंट के बाद जो है ना डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एंटर कर जाते हैं, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है। अगर टेबल में भी देखो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट 10 से 14 यूनिट्स बढ़ा था, 24 से 36 हुआ तो 12 यूनिट बढ़ा, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है बट एक डिमिनिशिंग रेट पर, यानी कि पॉइंट बी के बाद टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की स्लोप जो है वो हमारी लेस स्टीप होनी शुरू हो गई। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की स्लोप जो है वो लेस स्टीप होनी शुरू हो गई, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पॉइंट डी तक बढ़ तो रहा है, ठीक है, बट एक डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रहा है। और जैसे ही हम पॉइंट डी पर पहुंचते हैं जहां पर आउटपुट मैक्सिमम हो चुका है, पॉइंट डी पर देखें तो आउटपुट मैक्सिमम हो चुका था, तो जैसे हम पॉइंट डी पर पहुंचते हैं टोटल आउटपुट हमारा मैक्सिमम हो चुका है। अब टीपीपी कर्व अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका है। अब अगर नंबर ऑफ वर्कर और बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के काम में डिस्टर्ब ही करेंगे। ठीक है, यानी कि डी पॉइंट के हम अगर इनपुट और बढ़ाते हैं तो आउटपुट फिर से गिरना शुरू हो जाएगा, यानी कि 8 वर्कर 7 से कम ही प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि वही है ना, एक दूसरे के रास्ते में आ रहे होंगे, जगह इतनी है नहीं, काम करने वाले ज्यादा हो गए तो एक दूसरे को रास्ते में एक दूसरे के काम में टांग अड़ा रहे होंगे, या फिर चल यार क्या कर रहा है विला, चल आप बैठ के 4 बातें ही कर लें, क्या सारा दिन काम ही करते रहते हैं, तो ऐसी हरकतें होनी शुरू रहते हैं। यानी कि 8 वर्कर 7 से कम ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो टीपीपी कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो सारे के सारे टेक्निकली एफिशिएंट है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट टीपीपी कर्व से नीचे है तो टेक्निकली इनएफिशिएंट है। जैसे मान लो इस ग्राफ में मैं पॉइंट ई की बात करूं, पॉइंट ई की अगर हम बात करूं तो जहां 5 वर्कर का आउटपुट क्या है, 5 वर्कर का आउटपुट 30 टन होना चाहिए, जबकि 30 टन यहां पर आ रहा है 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग, जबकि एफिशिएंटली अगर वो काम करते पॉइंट एफ पर तो 40 टन का प्रोडक्शन भी वो कर सकते थे, यानी कि प्रोडक्शन एफिशिएंट वे में नहीं हो रहा पॉइंट ई पर। तो जहां पर भी हम टीपीपी के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है हम बिल्कुल एफिशिएंटली सारी की सारी जो यूनिट्स ऑफ लेबर हैं वो मतलब सारे फैक्टर प्रोडक्शन एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम टेबल में एमपीपी की फिगर्स को देखते हैं, तो जैसे हमने देखा कि नंबर ऑफ वर्कर्स में चेंज के साथ आउटपुट में आने वाले चेंज को जो बता रहा है एमपीपी, ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर 0 से होने पर 1 से 2 होने पर आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। 0 से 1 होने पर 3 बढ़े, 1 से 2 होने पर 7 बढ़े, 2 से 3 होने पर 14 बढ़े, जबकि 3 से 4 होने पर सिर्फ 12 यूनिट्स बढ़ी है। ठीक है, यानी कि अगर 4 से 5 वर्कर होते हैं, वर्कर 4 से 5 हो रहे हैं तो आउटपुट 4 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ग्राफ में हमने एपीपी और एमपीपी को भी अगर हम प्लॉट करके देखा है हमने, तो ये हमने देखा कि एमपीपी बिटवीन 2 पॉइंट इज क्या हुआ, एमपीपी 2 पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, एमपीपी बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टीपीपी कर्व बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। ठीक है,
जब भी हम एमपीपी निकालना चाहते हैं, देखो एमपीपी क्या होता है, चेंज इन टोटल आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर। अब मैं अगर चेंज की बात करूं, अगर मैंने चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर की बात की तो ये हुआ। अगर मैं यही चेंज कंटिन्यूअस बात करूं तो डी क्यू बाय डीएल हो जाएगा ना, तो डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, स्लोप होता है। यानी कि जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टीपीपी कर्व बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। जैसे मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने 1 से 2 किए, नंबर ऑफ वर्कर मैंने 1 से 2 किए, तो चेंज इन लेबर कितना हुआ, 1। चेंज इन वर्कर कितना हुआ, 1। आउटपुट कितना चेंज हुआ, आउटपुट 3 से 10 हो गया, आउटपुट 3 से 10 हो गया। पहले 3 था, अब 10 हो गया। यानी कि इसमें चेंज हुआ 1, इसमें चेंज हुआ 7। सो अगर हम स्लोप ऑफ लाइन बिटवीन 1 एंड 2 की बात करते हैं तो स्लोप क्या होती है, स्लोप 2 तरीके से निकालते हैं हम। या तो हम स्लोप निकालते हैं tan थीटा से, या तो हम बात करते हैं स्लोप tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस क्या है 1, स्लोप 7 हो गई। या हम स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y में कितना चेंज आया, y में चेंज आया 7 का, 3 से 10 हुआ ना, तो 10 माइनस 3 7, और x में कितना चेंज हुआ, 1 से 2 हुआ, यानी 2 माइनस 1 1, तो तब भी हमारी स्लोप क्या हो गई, 7 हो गई। और अगर हम एमपीपी की बात करें तो 1 से 2 के बीच में एमपीपी कितना था, 7 आ रहा था। तो ये हमने दिखा दिया कि एमपीपी या स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व जो होती है वो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व सेम होती है, ठीक है। चलिए एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, एमपीपी पहले इंक्रीज होता है, एमपीपी पहले इंक्रीज होता है। तो क्यों, क्योंकि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट स्टीप हो रहा है। तो जब तक एमपीपी बढ़ेगा नहीं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ज्यादा रेट से कैसे बढ़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट बी पर जहां के बाद टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है बट कम रेट से बढ़ना शुरू हो गया, तो वहां पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम चला गया। यानी कि पॉइंट बी के बाद मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फॉल करना शुरू हो जाता है। यानी कि यहां पर एमपीपी क्या है, मैक्सिमम है, टीपीपी कर्व स्टीपेस्ट है। इसके बाद टीपीपी कर्व बढ़ेगा बट एक डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, और एमपीपी कर्व इसके बाद फॉल करना शुरू हो जाएगा। तो अब यहां पर जो पॉइंट बी है ना, यहां पर क्योंकि एमपीपी फॉल करना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर एंटर कर गए हैं। आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में डिमिनिशिंग रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर आ गए हैं, यानी कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है बट एक डिक्रीजिंग रेट पर, इसलिए टीपीपी जो है हमारा लेस डीप हो गया है, ठीक है। अगर हम एपीपी की बात करें, एपीपी की बात करें तो ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक लास्ट एडेड वर्कर का एडिशनल आउटपुट यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एपीपी से ज्यादा होगा। इसको जरा ध्यान से समझ, इसको मैं अभी मैथमेटिकली भी समझा दूंगा। मैंने बोला जब तक एमपीपी जो है एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, ठीक है, जब तक एमपीपी जो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो एमपीपी जो है आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है बढ़ेगा। यानी कि एमपीपी जो है ना एपीपी को पकड़ के ऊपर खींच रहा होता है, एमपीपी जो है एपीपी को ऊपर खींच रहा होता है, ठीक है। तो अगर एमपीपी ग्रेटर देन एपीपी है तो टोटल प्रोडक्ट में एडिशन एपीपी से ज्यादा होगा। जब एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से ज्यादा है तो जो टोटल प्रोडक्ट में एडिशन होगा वो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशन है, जब हम एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये एपी में भी एडिशन कर देगा, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है ये एपी को बढ़ा देगा ना, तो एपीपी जो होगा वो राइज करेगा, ठीक है। शुरू में चाहे एमपीपी गिरना शुरू हो जाए, पर अगर वो एपीपी से ज्यादा है तो एपीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप इसको एक सिंपल ऐसे एग्जांपल से समझो, 4 बच्चे थे क्लास में, चारों का एवरेज स्कोर जो था 50 था। इसका मतलब टोटल मिला के 200 नंबर आए होंगे उनके, किसी के 45 होंगे, किसी के 55 होंगे, किसी के 50 होंगे, किसी के कुछ और होंगे, मतलब मिला के सबके 200 थे, डिवाइड बाय 4 किया तो वो क्या थे 50। यानी कि जो मार्जिनल एवरेज मार्क्स थे वो क्या थे
एवरेज मार्क्स थे उनके 50। अब एक और बंदा उनकी क्लास में आया, उसके मार्क्स थे 80, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 80 जो था, उनके एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट 50 से ज्यादा था। अब 5 बच्चों के मिला के मार्क्स कितने हो गए? 280। 280 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 56, यानी कि उस एक बच्चे के 30 एक्स्ट्रा मार्क्स को जब हमने 5 बच्चों में डिवाइड किया तो हर एक के एवरेज मार्क्स 6 बढ़ गए। इसका मतलब जब एमपीपी, जब एडिशन इन प्रोडक्शन जो है वो एवरेज से ज्यादा हो रहा होगा, तो वो बाकी जो पुरानी एवरेजेस, छोटी वाली एवरेजेस थी ना, उनको भी ऊपर खींच लेगा, यानी उनको भी वो बढ़ा देगा। बट उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है कि अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से नीचे चला जाता है तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को नीचे भी करना शुरू हो जाएगा। यही मान लो एक और आप, मतलब 4 बच्चे तो महान थे ही जिनके एवरेज 50 थे 100 में से, 5वां जो बच्चा आया वो 40 नंबर वाला आया। ये खुश हो रहे थे, चलो यार एवरेज तो 50 नंबर है हमारी। 5वां जो है 40 वाला आया, टोटल मार्क्स हो गए 240, सबकी एवरेज मिला के होगी 48, यानी कि उसकी एवरेज ने, क्योंकि उसके जो मार्जिन, जो एडिशन वो मार्क्स में कर रहा है वो एवरेज से कम कर रहा है, तो इस चक्कर में जितना उसका फॉल था, जितना एवरेज से वो कम था, उसने सबकी एवरेज को उतने से कम कर दिया। ठीक है, यानी 10 मार्क्स उसके कम थे एवरेज से, 10 को 5 में डिवाइड किया तो हर एक की एवरेज 2 जो है हमारी कम हो गई है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, तो अब जैसे हम सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट के बाद क्योंकि एमपीपी एपी से नीचे आ गया है, एमपीपी एपीपी से नीचे आ गया है, तो नए वर्कर का एडिशन जो है एवरेज प्रोडक्ट से कम है, विच मींस ये जो कम एडिशन है ना, ये जब एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबके एवरेज प्रोडक्ट को डिक्रीज कर देगा, यानी कि एपी जो है गिरना शुरू हो जाएगा। देखो, जब तक एमपीपी पॉजिटिव है, जब तक एमपीपी पॉजिटिव है, टीपीपी विल गो ऑन राइजिंग। जब तक एडिशनल आउटपुट जो है पॉजिटिव है, यानी कि एक नए बंदे को लगाने से आपका आउटपुट, मतलब एडिशनल आउटपुट पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट विल गो ऑन राइजिंग, यानी कि न्यू वर्कर कुछ ना कुछ एडिशन तो कर ही रहे हैं ना। तो पॉइंट डी पर टीपीपी मैक्सिमम हो गया है। अब एमपीपी या टीपीपी की स्लोप जो है ना 0 हो गई है। एमपीपी या स्लोप ऑफ टीपीपी अगर बात करें, एमपीपी क्या होता है? स्लोप ऑफ टीपीपी होता है। तो अब एमपीपी या स्लोप ऑफ टीपीपी 0 हो गई, यानी कि इस पॉइंट पे एमपीपी क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि अब नया वर्कर टीपी में जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। अब क्या होगा इसके बाद? डी पॉइंट के बाद जो है ना टीपीपी कम होना शुरू हो जाता है। डी पॉइंट के बाद टीपीपी गिरना शुरू हो गया, क्योंकि एमपीपी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा वर्कर एक दूसरे के काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और आउटपुट जो पहले से भी कम हो रहा है। ठीक, तो ये सब जो था ना, ये शॉर्ट रन में प्रोडक्शन का एनालिसिस था। अब इसके बेस पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्या बनते हैं? जैसे आपको ये दे दिया जाएगा कि अगर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट से ज्यादा है तो टीपीपी जो है किस इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब कुछ भी ऐसा। ठीक है, या फिर ये होगा कि जैसे इस प्रोडक्शन प्रोसेस को ना हम 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, अगर कि एक स्टेज तो वहां तक आती है जहां तक हमारा इंक्रीजिंग आ रहा होता है, यानी कि जहां तक हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है ना इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे इस सिचुएशन में अगर हम देखें, यानी ये जो बी स्टेज तक है, जहां तक ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जहां तक हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, और सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ये हो जाती है जहां तक हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो एक जो रैशनल प्रोड्यूसर होता है, रैशनल प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो हमेशा सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करता है। अब आप सोच रहे होगे कि जब उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया तो उसमें क्यों प्रोडक्शन कर रहा है? उसको तो फर्स्ट स्टेज में करना चाहिए, उसका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा था। वो मार्जिन पे नहीं चाहता, वो ये देखता है कोई भी एक्स्ट्रा आदमी अगर लगा के मुझे कुछ कमा के दे रहा है ना, अगर उसके आने से कुछ भी प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो मुझे उसको अपॉइंट कर देना चाहिए। ठीक है, आप ये मत सोचो कि हाँ जी इससे पहले वाला बंदा तो यार ज्यादा कमा के दे रहा था, ये कम कमा के दे रहा है, तुम्हें कुछ तो कमा के दे रहा है। अगर मान लो एक बंदा तुम्हें 200 रुपए कमा के दे रहा है
दो बंदे तुम्हें 300 रुपए कमा के दे रहे हैं, मतलब नेट ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, नेट ऑफ कॉस्ट अगर वो 300 रुपए कमा के दे रहे हैं, तो एक एडिशनल लेबर लगाने से अगर तुम्हारा 100 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उसमें। सो जो एक रैशनल प्रोड्यूसर होता है वो हमेशा सेकेंड स्टेज के अंदर जो है प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो ये भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर जो होता है वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में प्रोडक्शन करता है। यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज किसको बोलते हैं? फर्स्ट स्टेज जहां तक मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है, सेकंड स्टेज जहां पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट गिरना शुरू होता है बट पॉजिटिव होता है, मतलब नेगेटिव नहीं चला जाता। थर्ड स्टेज जो होती है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जहां पे नेगेटिव में चला जाता है। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन कर रहा होता है। और इसमें क्या पूछा जा सकता है कि जैसे ये पूछा जा सकता है कि जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के बराबर होता है, स्लोप ऑफ एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मतलब इस तरह से बोथ ऑफ मतलब एनी वन, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। बट जैसे इस बार के लिए तो ये है कि डिटेल में पूछा जा सकता है, बट जब ये हमारा नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर जब ये हमारा पूरे का पूरा ही मल्टीपल चॉइस जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट में चला जाएगा, तो उस टाइम पे आके आपका जो है जैसे डायग्राम बना के दे दिया, एक डायग्राम बना के दे दिया, इसके ऊपर कहीं पर भी मार्किंग नहीं की कि कौन सी चीज किसके बराबर है। अब आपसे पूछ लेंगे कि ये जो है, जैसे मान लो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी के बाद टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हमारा किस रेट से बढ़ रहा होगा? इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, कांस्टेंट रेट, नन ऑफ दीज, या फिर जैसे दो आपसे कि फर्स्ट सेकंड सही है या सेकंड थर्ड सही है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट में तो ऐसा होगा। जब मल्टीपल चॉइस में होगा तो कोई एक चीज, मतलब एक आंसर आपका सही आंसर होगा। सो ये सब हमारा था शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन का एनालिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉस्ट है ना वो डिस्कस करेंगे।